नमस्कार दोस्तों, रूबरू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मूसा कासमी जी मौजूद हैं जो मुजफ्फ़रनगर से आते हैं, मुजफ्फ़रनगर में रहते हैं, जो कि जमीयत उलेमाए हिंद के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हैं और यहाँ दंगा पीड़ितों को लेकर के बहुत लंबे अरसे से इनका काम रहा है और ये अभी भी उस काम को जारी रखे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो अभी भी विस्थापित हैं, जो दंगे के बाद अभी भी विस्थापित हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो किस उफ़ाहूफ़ किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। उससे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है मूसा जी। शुक्रिया हो। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये दंगे, इन दंगों का शुरुआत और वो चीज़ें, उन पे अगर थोड़ा प्रकाश आप डाल सकें तो। जी, देखिए, ये दंगा मुजफ्फरनगर की सियासत का एक हिस्सा रहा और ये कोई अचानक ऐसा कोई कि अचानक कोई दंगा हुआ और वो हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि इसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी, माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही थी। छोटे छोटे जो मामलात थे उन मामलात को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही थी और कहीं ना कहीं इसमें वो लोग कामयाब हुए। काफ़ी दिन पहले से तैयारी की जा रही थी, जैसे शामली के बुचाखेड़ी का मामला है या इसी तरीके से मुजफ्फरनगर के ही शोरम का मामला है। तावली के अंदर ईद के दिन एक 40 साला मर्द को मार दिया गया ईद के दिन, बिल्कुल ईद के ईदगाह के गेट के ऊपर। मकसद ये था कि उत्तेजित करना, आपस में टकराना और उसको फिर सांप्रदायिक रूप दे करके अपने मकसद में कामयाब होना। आखिर ये छोटी छोटी घटनाएं होती रही, लेकिन कवाल के अंदर 27 तारीख को जो हुआ वो इस ज़िले के लिए और इस मुल्क के लिए, इस प्रदेश के लिए बहुत शर्मनाक है कि एक 3 लड़के जो नौजवान लड़के थे और वो आपस में उनका कुछ मामला था। पहले एक लड़के शाहनवाज को मारा गया, उसके बदले में उन्होंने 2 को मार दिया, जबकि नहीं पता था कि मारने वाले कौन हैं। सिर्फ एक बदमाश के तौर पर उनको लिया और ऑन द स्पॉट उनको मार दिया। ये मुजफ्फरनगर की हिस्ट्री का पहला कोई मामला नहीं था, इस तरह के मामला होते रहते हैं। लेकिन कुछ सांप्रदायिक शक्तियों ने जो इस देश में अमन को बिगाड़ने का काम करते हैं, उन्होंने इसको ऐसा रूप दिया कि उन्होंने वो हिंदू मुस्लिम और ख़ास तौर से जाट मुस्लिम का नाम देने में वो कामयाब हो गए और इस कोशिश में वो बड़े कामयाब हुए। और वो जो घटना रही, कवाल की घटना, वो मुजफ्फरनगर के दंगों का एक बुनियाद बन गई। तो दंगा हुआ, 27 तारीख को ये हुआ। 28 तारीख में जब वो उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे, गौरव और सचिन का, तो उन लोगों ने 31 तारीख की एक पंचायत कॉल की और पंचायत कॉल करने का मकसद ये था कि एक तरह से इस मामले को बड़े पैमाने पर इसको उछाला जाए। और 27 तारीख की पंचायत को रोकने के लिए मुस्लिम की तरफ से 31 तारीख की पंचायत का एक जलसे का ऐलान कर दिया। वह मकसद ये था कि किसी तरीके से प्रशासन के ऊपर और शासन के ऊपर दबाव बने और वो 31 की पंचायत को रोक दें, उसको परमिशन न दें। जुमे का दिन था, मेमोरेंडम देने के नाम पर लोग इकट्ठा हुए। आसपास में वो जो शहीद चौक पर जो 30 तारीख को वो पंचायत हुई, जो जिसको पंचायत का नाम नहीं दे सकते, कि वो 4-5 मस्जिदें उस एरिया के अंदर पड़ती हैं। तो नमाज के बाद की जो मुस्लिम की भीड़ थी, वो भीड़ थी वहाँ पे। वहाँ कोई उत्तेजित बयानबाजी या कोई भड़काऊ बयानबाजी किसी की तरफ से नहीं हुई। लेकिन बहरहाल वो गलत थी, वो नहीं होनी थी। और उनका मकसद कुछ भी रहा हो, उसके अंदर समाजवादी के नेता भी शामिल थे, बीएसपी के नेता भी शामिल थे, कांग्रेस के भी थे, सभी लोग उसके अंदर शामिल थे। हम उसके मुखालिफ थे कि वो पंचायत और वो 30 तारीख की मीटिंग और 31 तारीख की पंचायत ही ना हो। ज़िला इंतज़ामिया ने, प्रशासन ने और ख़ास तौर से प्रदेश की सरकार ने रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वो 30 की हुई, फिर 31 में हुई। 31 के अंदर फिर 7 तारीख का ऐलान कर दिया गया। 2 सितंबर में हम लोग यहाँ से जो कुछ अमन पसंद लोग थे और जमीयत उलमा हिंद का एक डेलीगेशन मुलायम सिंह जी के पास गया और उन्होंने पूरे हालात बताए कि मुजफ्फरनगर के हालात इस तरह के हैं, आप इनको रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आपने नहीं रोका तो ये छोटी छोटी चिंगारी बड़े उसमें फसाद में बदल जाएगी। उन्होंने सुना, बहुत अच्छे से सुना और उन्होंने वादा किया कि 7 की पंचायत को नहीं होने दिया जाएगा। तो उसके बाद में 5 तारीख को एक लिसाड़ के अंदर पंचायत हुई, उसकी वीडियोग्राफी कराई प्रशासन ने, लेकिन उसकी वीडियोग्राफी को आम नहीं किया लोगों के सामने। 6 तारीख को मुजफ्फरनगर बंद का ऐलान कर दिया बीजेपी वालों ने। लोगों ने
खौफ की वजह से, हालात ऐसा थे तो वो शहर को बंद कर दिया। किसी के कॉल की वजह से बंद नहीं किया, बल्कि एक अमन बरकरार रखने के लिए और डर की वजह से बंद किया। 7 तारीख के अंदर फिर वो पंचायत हुई और जिस पंचायत को रोकने की बहुत कोशिश की गई, बीजेपी वालों ने, जो कुछ फ़िरकाप्रस्त लोग थे वो उसमें शामिल हुए और वहाँ जो भड़काऊ भाषण उन लोगों ने दिए, उसके वापसी में लोग पंचायत से वापसी में लोग जा रहे थे तो उन्होंने हालात ख़राब किए, लोगों को मारा पीटा। फिर 7 तारीख हो गई, 8 तारीख को ये एक सुबह 8-9 बजे से ये हर गांव के अंदर फसाद शुरू हो गया, मारकाट शुरू हो गई। तो ये बहुत शर्मनाक है। कोशिश नहीं की गई इसको रोकने की। अगर प्रदेश की सरकार चाहती तो इतना बड़ा कोई मामला नहीं था। अफसोस इस बात का है कि इतने बड़े मामले के अंदर के जो पिछले 10-15 दिन से, 1 महीना पहले से तैयारी की जा रही थी, हालात इतने ख़राब थे, एक पुलिस फोर्स, एक सिपाही नहीं बढ़ाया गया। जहाँ जहाँ इस तरह के मामलात हुए तो ज़िम्मेदारी तो ये होती थी कि अगर आपके पास में रिज़र्व पुलिस नहीं है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद लेते, वहाँ से आर्मी बुलाते और इसको रोकना चाहिए था, लेकिन कोशिश नहीं की गई रोकने की, तो ये फसाद हो गया। अच्छा, जमीयत उलेमा हिंद ने यहाँ जो दंगा विस्थापित लोग हैं उनके लिए कुछ मकान का इंतज़ाम किया है, वो करने का ख्याल कैसे आया है उनको, या वो उसके लिए कैसे लोगों को चुना गया और किस तरह से चीज़ें की गई? देखिए, जमीयत उलमा हिंद की एक बड़ी हिस्ट्री है पुरानी, और ये आज़ादी से पहले की तंजीम है। 1919 के अंदर ये तंजीम कायम हुई, जिसने इस मुल्क को आज़ाद कराने में, इस देश के अंदर भाईचारा, अमन भाईचारा उसको कायम करने में बड़ा योगदान दिया। बड़ा किरदार इस जमात का रहा है। जब भी इस देश के अंदर किसी के ऊपर कोई परेशानी आई, इंसानियत के ऊपर कोई परेशानी आई, तो जमीयत उलमा हिंद के जो लीडर्स रहे हैं मौके के, उन्होंने उन परेशानियों का आकर के मुकाबला किया। ये मुज़फ़्फ़रनगर का फ़साद हमारे मुज़फ़्फ़रनगर के अंदर हुआ तो जमीयत के जो कारकुनान थे, जो कार्यकर्ता थे, वो काफ़ी पहले से इस कोशिश में थे कि हालात को किसी तरीके से अच्छा किया जाए। प्रशासन से मिल रहे थे, शासन के लोगों से मिल रहे थे कि हालात ख़राब होने वाले हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से हो गए। 7 तारीख को पंचायत हुई, 7 तारीख को यह फसाद हो गया। 8, 9 और 10 तो कोशिश पहले 7 की रात की ये रही, जब ये हमारे पास कॉल आने लगी और जमीयत के हमारे जो कायद हैं, रहबर हैं और इससे हिंदुस्तान के बड़े रहनुमा हैं मौलाना महमूद मदनी साहब, तो उन्होंने अपने जो उनके वर्कर्स थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनको कहा कि आप इन लोगों की मदद के लिए आप मैदान में जाइए, जितना हो सके आप इनकी मदद कीजिए। तो उन लोगों को निकलवाने में प्रशासन के साथ साथ में हम लोगों ने उनको निकलवाया, उन गाँव से निकलवाया। और उनको अब चूँकि हालात ऐसे बन चुके थे कि उनके लिए कोई ठिकाना नहीं था। मदरसे जो उस एरिया के अंदर मदरसे थे बड़े बड़े, उनके अंदर तालीम का जो सरगर्मियाँ चल रही थी, उनको रुकवाई और वहाँ उनको लोगों को कैंप कराया। तो 10 तारीख के अंदर यहाँ जब कर्फ्यू लगा हुआ था, मौलाना महमूद मदनी साहब आए और वो उन गाँवों में गए, उन लोगों से मिले जो पीड़ित थे और उनके ऊपर हाथ रखा कि देखिए हम आपके साथ में हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ वो उनको तसल्ली दे रहे थे, दूसरी तरफ उनके खाने का, उनके पहनने का और उनके लिए सारा इंतज़ाम कर रही थी, जमीयत उलमा हिंद कर रही थी। और ये ख्याल आने की बात, जहाँ जहाँ कभी भी ज़रूरत पेश आती है, चाहे वो फसादात के ताल्लुक़ से हो या कहीं कुदरती आफत आ जाए, मिसाल के तौर पर कहीं सैलाब आ गया या कहीं सुनामी का मामला चला था, वो तो जमीयत उलमा हिंद करती है, इंसानियत के लिए काम करती है। सिर्फ ये जमात सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं करती है, बल्कि ये इंसानियत के लिए काम करती है। तो यही किया मुज़फ़्फ़रनगर में भी कि उन लोगों के लिए कैंप लगाए, उनकी मदद की, खाने की और उनके पहनने की, उनके बच्चों की दवाइयों का। कैंप लगाने के बाद में जब काफ़ी वक्त हो गया तो उन लोगों को जब रहा, ऐसा लग गया कि हाँ अब ये लोग आराम से रहने लगे और उनके पास में राशन वगैरह का सामान आ गया, तो जमीयत उलमा हिंद के अंदर ख़्याल आया, क्योंकि कुछ गांव ऐसे थे कि जहां फसाद बड़े पैमाने पर हुआ था, कत्लेआम हुआ था, एक तरफा हुआ था। जैसे कुटबा गांव है, 8 लोगों को मार दिया गया था। लाग बावड़ी है, लिसाड़ है, तो यहाँ काफ़ी तादाद में लोग मारे गए, मुस्लिम मारे गए। अब वो लोग उन गाँव में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि हालात इतने ख़राब थे कि जिन लोगों के ऊपर भरोसा किया, जिनकी गुलामी करते आए, एक तरह से उनके खेतों में काम करते थे, उनके रोज़गार चलाते थे, नौकरी क्या करते थे, उन लोगों ने जब उनको मारा
अब उनका भरोसा टूट गया, विश्वास टूट गया, वो लोग वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो जमीयत उलमा हिंद ने सोचा कि इन लोगों को छत होना चाहिए, क्योंकि वो लोग बगैर छत के कैंपों में और तंबुओं में रह रहे थे। तो जमीयत उलमा हिंद ने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी बड़े बड़े मकानात कॉलोनी बना करके दी। जैसा शाहपुर के अंदर है फ़िदाई मिल्लत नगर कॉलोनी, यहाँ 70 के आसपास में मकानात हैं। और लोई सराय है, और इसी तरीके से पंजीट है, और यहाँ कांदला जोले में है, रुड़कली में है। 9 बड़ी कॉलोनियाँ हैं जिसमें कई सौ मकानात हैं। तो जमीयत ने दिए, उन लोगों को दिए जो ज़रूरतमंद थे। जमीयत ने जो मकान बना के दिए हैं, मैं अभी जब देख रही थी और मैंने जो पेपर वगैरह पढ़े तो उसमें एक मसला ये उठ के आ रहा है कि जिन्हें वो मकान दिए गए हैं उन मकानों पे उनका मालिकाना हक नहीं है, और कुछ नियम कायदे और कानून के साथ वो मकान दिए गए हैं। उन पे कुछ कहना चाहें अगर आप, तो कुछ प्रकाश डाल सकें कि वो क्या है वास्तव में। देखिए, जमीयत उलमा हिंद ने, अब हालात ऐसे थे कि जो लोग जिन लोगों को मकानात दिए जाने थे वो पहले से तय नहीं थे कि किन को मकानात दिए जाएंगे, कि उनके नाम रजिस्ट्री कराई जाए। जमीयत उलमा हिंद ने ऐसा किया कि ज़मीन ख़रीदी और ज़मीन को जमीयत के नाम किया, रजिस्ट्रेशन जमीयत के नाम कराया, और उन लोगों को मालिक बना दिया। आप इसमें रहेंगे और आप ही इसके मालिक है, कोई एक आदमी उसका मालिक नहीं है। जमीयत उलमा हिंद का नाम रजिस्ट्रेशन है और वो लोग मालिक हैं, उनको निकालने वाला कोई नहीं है, हमेशा वो उन्हीं के लिए हो गया, वो मालिक हैं। और बाकायदा उनको चाबी दी, मकान की चाबी दी और उनको लिख करके दिया कि आप इसके मालिक हैं, और वो आज बहुत अच्छे से रह रहे हैं। एक बात जो सुनने में आई थी, लोगों ने भी ये कहा था कि जमीयत ने जो मकान बना के दिए हैं उसमें उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, जैसे उनके 5 वक्त के नमाज को लेकर के, उनकी बच्चियों और को रहने का सलीका और कि इस्लाम के तरीके से। ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, ये शर्तें नहीं हैं, ये तो अगर जमीयत मकान भी नहीं अगर बना करके देती तब भी ये हमारे जो धार्मिक मजहबी रहनुमा है, ये ज़िम्मेदारी है उनके ऊपर, क्योंकि इस्लाम का फरीज़ा है, उसको पूरा करना उन लोगों की ज़िम्मेदारी है। ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, अच्छाई और बुराई को बताना ये ज़िम्मेदारी है। तो उनको बताया कि आप इस्लाम के फॉलोवर्स हैं तो इस्लाम को मानना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप पहले ऐसी जगह रहते थे कि आपको इस चीज़ की मालूमात नहीं थी, तो अगर उनको बताया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपको लगता है कि इन दंगों के बाद जो हालात बने हैं उन हालात में हिंदू मुस्लिम फिर से एक जैसा, एक भाईचारा, उस तरह का कुछ हो पाएगा? क्या उम्मीद कुछ लगती है आपको? देखिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा आज भी अच्छी पोजीशन में है और कोशिश भी की जा रही है कि जो हुआ उसको भूल जाना बेहतर है। लेकिन भूलने का मतलब ये नहीं है कि जो इसमें गुनहगार हैं उनको भी भूल जाए। जब तक अमन कायम नहीं होगा, जब तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अमन के लिए ज़रूरी है कि इंसाफ भी हो, इंसाफ होगा तो अमन भी कायम होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ की जो कानूनी सिस्टम है, अदालत है, कोर्ट है, उसके ऊपर पूरा यकीन है कि वो उनके साथ में इंसाफ ज़रूर करेंगी। कुछ पैरवी करने वाले कुछ गड़बड़ और कमज़ोरी छोड़ रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन कोर्ट के ऊपर पूरा यकीन है कि वो इंसाफ करेगी। इंसाफ कायम होने के साथ साथ में अमन का कायम होना बहुत ज़रूरी है। ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, यह मुल्क सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, किसी एक कम्युनिटी का ये मुल्क नहीं है। और यहाँ का भाईचारा और आपसी प्यार और मोहब्बत, यहाँ की मिसालें दी जाती हैं। यहाँ की तहज़ीबें अलग अलग हैं, लेकिन जिस प्यार और मोहब्बत से लोग यहाँ रहते आए हैं, तो उसको तोड़ने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। अमन पसंद जो लोग हैं वो उसको कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि वो टूट जाए। तो कोशिशें की हैं, बड़े पैमाने पे भी की हैं। जमीयत उलमा हिंद ने की है, मौलाना महमूद मदनी साहब यहाँ के बड़े प्रोग्रामों में आए, हिंदुओं के साथ और जो जाट समुदाय के जो लोग हैं उनको लेकर के बैठे, उनके साथ में आपस में डायलॉग कराए। तो ये तो एक अच्छी कोशिश है, और बहुत सारे लोग करते हैं, जो हिंदुओं में भी करते हैं, वो चाहते हैं। क्योंकि क्या हुआ कि फसाद होने से, दंगा होने से यहाँ के भाईचारे के साथ साथ में, भाईचारा का टूटने के साथ साथ में यहाँ का जो कारोबारी सिस्टम है वो भी बिल्कुल टूट गया। उसके बारे में ये है कि यहाँ 2 तरह के मुख्य व्यापार की बात है, उनका भी पूरी तरह से खात्मा होने के कगार पे है। कैसे? जी, यहाँ का जो कारोबार है, यहाँ ये देखिए, ये किसानों का ज़िला है और
कृषि यहाँ की जो किसानों का मेन काम है। तो किसान बहुत बुरी हालत में है। किसानों को उनकी उसका पैदावार का सही दाम नहीं मिल रहा है, गन्ना का रेट नहीं मिल रहा है। लोगों ने किसानी छोड़ दी, क्योंकि जब उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो उसमें काम करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। हाँ, और विस्थापन भी तो हुआ, तो उस तरह से उनकी ज़मीनें भी तो गई वहाँ से तो। ज़मीनें भी गई हैं, लेकिन यहाँ किसानों के बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। अगर यहाँ की राजनीति चल रही है, यहाँ के जो राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, वो कभी किसान की बात नहीं करेगा, कभी मजदूर की बात नहीं करेगा, कभी इस बात के ऊपर नहीं करेगा कि लोग यहाँ से जा रहे हैं दूसरी जगहों के ऊपर, दूसरी जगह जा रहे हैं रोज़गार के लिए। आखिर लोग बड़ी तादाद में यहाँ से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं रोज़गार के लिए? तो रोज़गार नहीं है यहाँ। और यहाँ की जो इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री, वो मुकम्मल ठप हो गई। और यहाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं, स्टील फैक्ट्री, उनके अंदर उनके ऊपर ताले लग गए हैं। तो ये शर्मनाक है इस ज़िले के लिए। लगभग कितनी स्टील फैक्ट्रियाँ यहाँ होंगी और कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं? देखिए, यहाँ स्टील फैक्ट्रियाँ बड़ी तादाद में हैं और एक एक फैक्ट्री के अंदर 5 से 10 हज़ार के बीच लोग वर्कर हैं, काम कर रहे हैं। अब अगर एक फैक्ट्री बंद होगी तो 5,000 लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट उनके रोज़गार के लिए कोई काम नहीं कर रही है। और अगर यहाँ काम हो रहा है, अगर यहाँ लोग बात कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो वो लव जिहाद की कर रहे हैं, वो घर वापसी की कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, गाय की बात कर रहे हैं। तो इन मुद्दों से कोई रोज़गार तो मिलने वाला नहीं है। तो ये बदकिस्मती है हमारी। कुटबा, जिस गांव का जिक्र आपने किया, वो गांव एक ऐसा गांव है जहां 8 लोगों को एक साथ शायद दो घंटे के अंदर मार दिया गया था। मैंने सुना है कि उस केस की पैरवी, उस केस का आउटलुक भी आप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं उस केस को। उस केस में अभी तक क्या हो पाया है और क्या उम्मीद लग रही है कि वो केस कहाँ तक पहुँचेगा, क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? देखिए, हमें यहाँ के सिस्टम पे यकीन है और कोर्ट के ऊपर, मैंने बताया आपको पहले भी कि कोर्ट के ऊपर हमें यकीन है। कुटबे के साथ साथ में यहाँ बहुत सारे केसेस हैं और 76 के आसपास में यहाँ मर्डर हैं, रेप के केसेस हैं, 7 रेप के केसेस हैं। कुछ लोग हॉस्टाइल हुए और वो लोग जो हॉस्टाइल हो रहे हैं, जो घबरा रहे हैं, कोर्ट तक वो नहीं आ रहे हैं, उसकी क्या वजह है, इसके ऊपर भी हमें गौर करना होगा। और ये जब तक यहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, देखिए जो लोग हॉस्टाइल हो रहे हैं उसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं, एक खौफ है, एक लालच है। तो हमें इन दोनों के ऊपर बात करनी होगी। वो लोग हॉस्टाइल क्यों हो रहे हैं, उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है, उनको यकीन क्यों नहीं दिया जा रहा है कि हम आपके साथ में हैं। तो वैसे यकीन है, कोर्ट के ऊपर यकीन है, लेकिन गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि उन मुकदमात की सही पैरवी की जाए और जो शासकीय अधिवक्ता है वो अपनी जिम्मेदारी को सही निभाए, जिसमें अभी तक तो मुकम्मल तौर पर सफल नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए। अभी कुछ केसेस के अंदर कुछ फैसले आए हैं और कोर्ट ने बरी कर दिया, और उन मुकदमात में बरी कर दिया कि जहां लोग मारे गए, 3 लोग मारे गए। आखिर लोग कह रहे हैं कि मारने वाले ये नहीं थे, तो जो मारने वाले थे वो कौन थे? क्या उनको फरिश्ते मार रहे हैं या कोई ना कोई तो उनको मारने वाला होगा? तो इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जब ये दंगे हुए थे और जब लोग कैंपों में रह रहे थे, तो बीच में एक ये बात उठी थी कि जो भी लोग कैंपों में हैं, अगर वो अपनी बेटी का निकाह करते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा, जबकि इस सरकार की इस तरह से की कोई घोषणा वास्तव में थी नहीं, जिसके चलते बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों की शादी की और इसमें कई मामलात ऐसे भी आए जिनमें लोगों ने बाद में पैसे नहीं मिलने के कारण अपनी बेटियों शादियाँ तोड़ी। इस तरह का कुछ आपकी नज़र में अगर आया हो तो? और ये क्या था, किसकी तरफ से कहा गया था? देखिए, जहाँ तक सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए देने की बात थी, कुछ शादियों में उन्होंने दिए हैं, कुछ में दिए हैं, तो लोगों को लगा कि सरकार हर शादी के अंदर ऐसा करेगी, लेकिन सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। लेकिन शादी टूटने की बात जहाँ तक है, ये तो नॉर्मली केस में भी टूटनी होती है तो टूट जाती है, और आमतौर से कैसे चलते रहते हैं। जो लोग ये लालची होते हैं, दहेज वगैरह के लालची होते हैं, तो वो करते हैं, यहाँ भी करते हैं और वो समाज के दूसरा जो हिस्सा है उसमें भी करते हैं। तो जो जमीयत उलमा हिंद ने कई सौ बच्चों की शादी करवाई, क्योंकि वो बच्चियाँ रहती थी, जवान बच्चियाँ थी, वो कैंपों के अंदर रहती थी, महफूज नहीं थी। दूसरी बात, उनके माँ बाप ऐसी पोजीशन में थे कि वो अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते थे। जमीयत उलमा हिंद ने उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और उनको कोई लालच नहीं दिया कि हम आपके लिए ये करेंगे, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद का इससे कोई फ़ायदा नहीं था और कोई सरोकार भी नहीं था।
सिर्फ उनकी मदद के लिए मौलाना महमूद मदनी साहब यहाँ आए, उन बच्चों की शादी करवाई और बड़ी पैमाने पर करवाई। उनकी ज़रूरतों को जो पूरा सामान होता है उनके लिए, बेड वगैरह, बिस्तर, कपड़े, सामान, जो बर्तन वगैरह होते हैं, और उनको कुछ नकद भी दिया चेक की शक्ल में। और उनके जो बाराती होते थे उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम करते थे। जमीयत उलमा हिंद ने अपनी तरफ से ये सब किया है। और मैं समझता हूँ कि जो जमीयत ने जो शादियाँ कराई है उसमें कोई ज़बरदस्ती का मामला नहीं रहा। जिन बच्चों की पहले से रिश्ते तय थे उन्हीं की शादी कराई है और वो ठीक चल रही हैं। जब हम काम कर रहे थे तो काम के दौरान हमें एक ऐसा अनुभव आया, लोगों ने बताया कि हमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। उसमें एक ये बड़ी बात उभर के आई कि लोगों के लिए कब्रगाह नहीं है, लोग मना कर रहे हैं। तो जिन कॉलोनियों में ये विस्थापित लोग गए हैं वो जगह, वो गांव भी मुस्लिम एरिया ही है, मुस्लिम के लोग हैं। फिर ये दोहरापन क्यों कि आप बाहर के हैं, आप हमारी कौम के हैं, लेकिन आप बाहर के हैं तो हम आपको कब्रगाह नहीं दे सकते, हम आपको आपकी लाशों को यहाँ दफनाने नहीं देंगे। इस पर कुछ देखिए, हम मज़हब इस्लाम के अंदर अलग कब्रिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर ये किसी बिरादरी का है या कि बाहर से आया हुआ है तो उसका कब्रिस्तान अलग होगा, वो इसमें कब्र नहीं बना सकता। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस गांव की आप बात कर रही हैं वो गांव है सराय, लोई के पास में है, और वहाँ जमीयत उलमा हिंद की एक कॉलोनी है, शेखुल हिंद नगर कॉलोनी, शेखुल हिंद नगर। 72 मकान उस कॉलोनी के अंदर है और उसमें अलग अलग जगहों के लोग उसमें रहते हैं। वहाँ का ये मामला है वो हमारी भी नॉलेज में है, लेकिन वो वहाँ की जो गांव की सियासत है उसकी वजह से ऐसा है। क्योंकि गांव की जो ये अभी प्रधानी का इलेक्शन हुआ तो कुछ लोग जो जीतने वाले प्रधान के साथ में हैं और वो इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं कि हम आपको इसमें नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हिमायत किसी दूसरे उम्मीदवार के साथ में थी। तो ये कि सियासी मामला है, लेकिन सियासी मामला होने के साथ साथ में ये मसला है उनके लिए, और उनके पास में आज कब्रिस्तान नहीं है, वो लोग हकीकत में परेशान हैं। अब मेरी मालूमात के मुताबिक उस गांव के अंदर जो सरकारी ज़मीन छुटी हुई है कब्रिस्तान के नाम पे वो मौजूद है, उस पर दूसरे लोग काबिज़ हैं, कब्ज़ा किए हुए हैं। अब ये तो ज़िला प्रशासन की और शासन की ज़िम्मेदारी होती है कि उनके पास कब्रिस्तान नहीं है तो उनके लिए कब्रिस्तान की ज़मीन मुहैया कराए। जिन लोगों ने कब्रिस्तान की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है उस कब्ज़े से आज़ाद करा के वो उनको दिया जाए। तो ये बड़ा मसला है उनके लिए, तो ये ज़िम्मेदारी प्रशासन की है। ज़हनी तौर पे अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमारे दिमाग में औरतों को लेकर के जो एक कॉन्सेप्ट है कि औरतें परिवार की इज्जत होती हैं, है ना। अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है तो उनकी औरतों को पहुंचाइए तो ज़्यादा उसको ज़्यादा लगेगी बाधा। इस पूरे दंगे में औरतों को आप कहाँ देखते हैं, कहाँ पाते हैं? देखिए, औरतें इस समाज का अहम हिस्सा है और मज़हब इस्लाम के अंदर औरतों को जो मकाम और जो इज़्ज़त हासिल है उसकी मिसाल नहीं मिलती। औरतों को घर की ज़ीनत बताया गया है, औरत घर की ज़ीनत है, और बाहर की जो ज़िम्मेदारी है वो मर्द के ऊपर है। तो औरत को एक बड़ा मकाम हासिल है, औरत की इज़्ज़त ज़रूरी है। और कुछ लोग औरत के साथ में कुछ ज़्यादती जो कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन हैं, और जो ऐसा सोचते हैं वो, दरअसल ये जो मसला जुड़ा हुआ है ये तालीम से जुड़ा हुआ है। आज तालीम के अंदर ये समाज बहुत पीछे है, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज की औरतें। तो ज़रूरी है इसके लिए इस भेदभाव को और इस दूरी को ख़त्म करने के लिए कि औरतों को तालीम में आगे आना चाहिए। कहते हैं दंगे कभी होते नहीं, बिना प्रायोजित कोई दंगा हो ही नहीं सकता। मुजफ्फरनगर का दंगा भी कुछ इसी तरह का था, क्योंकि जब दो लोग एक साथ रहते हैं और वर्षों से साथ रहते हैं तो वो एक दिन में, एक रात में किसी के इतने दुश्मन नहीं हो सकते कि 2 घंटे में 8 लोगों को काट डाले। मूसा कासमी साहब, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं श्वेता यादव, कैमरामैन रैन के साथ, नेशनल दस्तक।